जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज की कहानी दरअसल जनरल आसिम मुनीर की कहानी है। लेकिन इस कहानी की तरफ आने से पहले मैं एक किताब का जिक्र करूंगा, और ये जो जिक्र है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप सिर्फ इस नुक्ते को समझ जाएं, अल्लाह ताला के कुदरत के इस नुक्ते को समझ आएं, तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। नुक्ता ये है कि एक किताब है, उसका नाम है इसराइलियात। लेकिन ये किताब आपको मार्केट से नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला था, और पूरे बनी इसराइल ने जब मिस्र से निकल के वापस फ़लस्तीन का सफ़र शुरू किया था, तो इस दौरान जो वाक़यात होते रहे, बनी इसराइल उन वाक़यात को लिखता रहा। और ये वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड भी हैं, फिर वादी रम से रिलेटेड हैं, जहाँ पे वो सहराए सीना के अंदर गुम हो गए। फिर उसके बाद जंगों से रिलेटेड हैं, फिर औरतों और जो मर्दों से रिलेटेड हैं, फिर बुज़ुर्गों से मुताल्लिक़ हैं, फिर बच्चों से मुताल्लिक़ हैं, फिर ज़िंदगी के आम तजुर्बात हैं। बल्कि यहाँ पे मैं एक बड़ी दिलचस्प बात भी आपको बताता जाता हूँ। इसराइली अर्थ की तरफ तो आऊँगा, किताब की तरफ तो आऊँगा। ये आपको पता है जो जितने भी लतीफ़े हैं दुनिया के अंदर, जैसे कि सिखों के लतीफ़े होते हैं, पंजाबियों के लतीफ़े होते हैं, पठानों के लतीफ़े होते हैं, आयरिश और और अंग्रेज़ों के लतीफ़े होते हैं, फिर अमेरिकन के लतीफ़े होते हैं, फिर आपको ईस्टर्न यूरोप के लतीफ़े मिलते हैं। ये सब सेम होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है। ये सारे लताइफ़ जो हैं ये बनी इसराइल ने ईजाद किए थे, उस वक़्त ईजाद किए थे जब वो सहराए सीना के अंदर गुम हो गए थे, और 40 साल उन्हें उस सहरा के अंदर वक़्त गुज़ारना पड़ा। और क्योंकि मुसीबत बहुत ज़्यादा थी, तो हँसने का मुकाम नहीं था, हँसने की कोई वजह नहीं थी। तो इन्होंने उस ज़माने में लताइफ़ ढूँढने शुरू कर दिए, और फिर वो लताइफ़ इसराइलियात नाम की किताब के अंदर आए, और फिर उसके बाद उसके वर्जन मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में होते गए, और इसी तरह एक दूसरे को सामने रख के, एक दूसरे के किरदार सामने रख के लताइफ़ बयान किए जाते हैं। तो सारे लताइफ़ जो हैं, इनका ताल्लुक बनी इसराइल के साथ है, और बनी इसराइल ने सारे लतीफ़े जो ईजाद किए थे, वो उस वक़्त ईजाद किए थे जब बनी इसराइल मिस्र से निकला था। तो बहरहाल वो तमाम वाक़यात जो उस वक़्त होते रहे, लोग उसको लिखते गए, और जब वो मुकम्मल हो गए तो एक बहुत बड़ी किताब बन गई। उस किताब का नाम है इसराइलियात। ये किताब अबरानी ज़बान में या हिब्रू ज़बान में लिखी गई थी। और उसके बाद अब भी ये बहुत बड़े टेंपल जो यहूदियों के हैं, या फिर आप ये समझें कि यहूदियों के जो सिनागोग होते हैं, उसके अंदर ही रखी होती है, और वही पुरानी ज़बानों के अंदर, पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर इसका तर्जुमा किया जाता है, और उसी में लिखा जाता है, और फिर इसके वाक़यात बयान किए जाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम और कोहे तूर के जितने वाक़यात हमारे उलमा कराम सुनाते हैं, ये सारे के सारे वाक़यात उस किताब के अंदर से लिए गए, इसराइलियात। क्योंकि उसके बाद इसके कुछ पोर्शन अरबी में ट्रांसलेट हुए थे, और अरबी के मदारस के अंदर भी पढ़ाए जाते थे। फिर उसके बाद कुछ इसके तर्जुमे उर्दू के अंदर भी हुए, और वो भी मदारस में पढ़ाए जाते थे। इसराइलियात की किताब के अंदर एक वाक़या है, और इस वाक़े का ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो इतना गहरा ताल्लुक है कि जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कुदरत का एक सिस्टम है, और जब आप उस सिस्टम को समझ आते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान भी हो जाती है, और बहुत सारी मुश्किलों से आप निकल भी जाते हैं। वाक़या ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ़ ले गए, और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। तो हम कलाम होते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या परवरदिगार, ये बताइए कि हम इंसान जो हैं, उन्हें बाज़ औक़ात हँसी आ जाती है, बाज़ औक़ात हमें दुःख भी होता है। तो अब सवाल ये है कि अगर जब हमें हँसी आती है, तो कोई ना कोई वजूहात होती है जिसकी बुनियाद पे हम हँसते हैं। तो क्या आपको भी कभी हँसी आती है? तो अल्लाह ताला ने कहा, हाँ, मुझे भी हँसी आती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किस वक़्त आपको हँसी आती है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 मौके ऐसे होते हैं कि जब मैं उनको देखता हूँ तो फिर मेरी भी हँसी निकल जाती है, मैं भी मुस्कुराने पे, हँसने पे मजबूर हो जाता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या परवरदिगार, वो कौन से ऐसे मौके हैं जिनके ऊपर आपको भी हँसी आ जाती है? क्योंकि ये हो हम तो सोचते थे कि अल्लाह ताला कुदरत इतनी बड़ी होती है कि वो तो हँसती नहीं होगी, मुस्कुराती नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 मौके ऐसे हैं जब वो मेरे सामने आते हैं तो मेरी हँसी निकल जाती है। पहला मौका वो है कि मैं अगर किसी शख्स को कुछ देना चाहूँ, और पूरी दुनिया या दुनिया के कुछ ताकतवर लोग उससे वो चीज़ छीनना चाहें, तो मुझे बड़ी हँसी आती है। क्योंकि इसलिए हँसी आती है कि मैं उन लोगों की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि देने वाला तो मैं हूँ, और जब मैं देने के लिए तैयार हूँ तो ये कौन है जो मुझसे मेरा ये हक छीनना चाहता है कि मैं उसे दे ना सकूँ। तो मुझे इस बात पे बड़ी हँसी आती है कि कितना बेवकूफ़ है जो अपने आप को मुझसे बड़ा समझ रहा है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी शख्स से कोई चीज़ छीनना चाहूँ, और पूरी दुनिया और दुनिया के ताकतवर तरीन वो चीज़ उस शख्स के पास रखना चाहें, तो उस वक्त भी मुझे बड़ी हंसी आती है कि चीज़ें छीनना और चीज़ें देना तो मेरा हक है। और ये कौन शख्स है, ये कौन लोग हैं जो अपने आप को मुझसे बारतर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला तो छीनना चाहता है, लेकिन हम कुदरत का हाथ रोक लेंगे और इस शख्स के पास ये चीज़ रह जाएगी। अब अगर आप इस वाक़े को देखें, तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर की ज़िंदगी को देखें, तो आपको एक चीज़ की समझ आएगी, एक हकीकत की समझ आएगी, और वो हकीकत ये है कि जब कुदरत किसी को देना चाहे, तो जितने भी लोग ताकतवर हो जाएं, वो उससे वो चीज़ छीन नहीं सकते, वो रुतबा, वो मर्तबा उससे पहुँचने से रोक नहीं सकते।
अब देखें जनरल आसिम मुनीर को थोड़ी सी माजी में आप जाके देखें कि एक शख्स है जो लेफ्टिनेंट जनरल है, फिर उसे DGISI बनाया गया है, और DGISI बनने के बाद इमरान खान साहब जैसा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है, जैसे एस्टैब्लिशमेंट खुद लेके आई, और इमरान खान साहब को लाने में जनरल आसिम मुनीर साहब का भी एक अहम किरदार था। उनको जो मोमेंट बना के पेश किया गया है, उन्होंने बताया गया कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही है, ये जो टाइटल था और ये जो सारा फिनामना था वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने तख्लीक किया था, और उस वक्त ये DGMI थे उस वक्त, और फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार तक लाने में उस टीम में भी शामिल थे। फिर इन्हें DGISI बनाया गया और बड़ा अहम ओहदा था, और ये क्योंकि ईमानदार आदमी थे और ये समझते थे कि मेरा बॉस है, उससे मुझे बचाना चाहिए हर किस्म के मसाइल से, हर किस्म की गलत फहमियों से, हर किस्म की गलत हरकतों से। तो उन्होंने बुशरा बीबी की एक फ़ाइल उस ज़माने में तैयार हुई थी, और वो फाइल भी जनरल फैज़ अमीर ने तैयार की थी। ये भी मैं आपको मज़ेदार बात बताता जाऊँ कि जनरल फैज़ अमीर साहब ने एक फ़ाइल तैयार की। तैयार करने के बाद जब वो DGISI के पास आए, यानी अपने बॉस के पास आए, तो उन्होंने कहा जी मैंने ये फ़ाइल तैयार की और मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आए। तो जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त इनसे पूछा था कि ये बताएं कि ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली कैसे। तो उन्होंने कहा जी मैं बुशरा बीबी के फ़ोन टैप करता हूँ, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा बुरा मनाया और कहा कि आपको किसने कहा है कि आप फर्स्ट लेडी के फ़ोन टैप करें या प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन टैप करें, ये तो अनएथिकल है, ये आपको नहीं करना चाहिए ये काम। तो उनको मना किया, लेकिन जनरल फैज़ अमीर साहब इसके बावजूद टिके रहे, और इसके बावजूद जनरल आसिम मुनीर साहब ने सोचा कि एक फ़ाइल बनी हुई है और ये नोटिस में आनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का मुकद्दर बदलना चाहता है उसके घर से ही उसकी जड़ें काटी जा रही हैं। तो जनरल बाजवा साहब ने रोका कि आप ये ना करें, मैं खुद इमरान खान साहब से बात करूंगा कभी उनका मूड देख के। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये सोचा कि क्योंकि इमरान खान मेरा बॉस है, प्राइम मिनिस्टर मेरा बॉस है, तो मुझे फौरी तौर पे उनके नोटिस में ये चीज़ लानी चाहिए। लेकिन उससे पहले जनरल एक और साहब जो है इस वक्त फैज़ अमीर साहब, ज़रा मैं नाम ले लेता हूँ उनका, वो इमरान खान साहब के पास पहुंचे और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब ये जो बुशरा बीबी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये जनरल आसिम मुनीर साहब उनका फ़ोन टैप करते हैं। तो वो काम जो जनरल फैज़ अमीर साहब कर रहे थे, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल दिया, और इनके पहुंचने से पहले ही कान भर दिए इमरान खान के। और इमरान खान साहब ज़ाहिर ज़हनी तौर पर तैयार होकर बैठे हुए थे, और जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने वो फाइल जिसमें बुशरा बीबी और फरा गोगी और पंजाब के मामलात थे कि पोस्टिंग किस तरह की जाती है, पैसे किस तरह लिए जाते हैं, किस तरह इकट्ठे किए जाते हैं, तहाइफ, और ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर आई हुई थी, तो उससे पहले ही जनरल फैज़ अमीर साहब ने इमरान खान साहब के कान भर दिए। तो जब ये फाइल उनके सामने रखी तो इमरान खान साहब सारे माइंड करके, और फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा कि नहीं इनको निकालें, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये वाकया हुआ कि एतवार के दिन एक लेफ्टिनेंट जनरल को, जो DGISI है, दूसरा पावरफुल ओहदा पाकिस्तान के अंदर, उनको एतवार के दिन रिमूव कर दिया गया, इन्हें डिस्ग्रेस किया गया। और जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब से यह भी कहा कि आपने अगर उनको हटाना है कोई मसला नहीं, आप बॉस हैं, और अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उनको बुलाएं और बुला के उनको चाय पिलाएं, चाय पिला के बड़े प्यार से उनको रुखसत करें। ये अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इसके अलावा अगर उनको हटाएंगे तो ये रवायत अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, मैं उनको चाय पिलाना तो बड़ी दूर की बात है, आप उनको मेरे सामने लेके आए, बस उनको हटा दें। और एतवार के दिन फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को हटा दिया गया और उन्हें कोर कमांडर गुजरांवाला बना दिया गया। तो ये कहानी है, यानी इमरान खान साहब ने इनको डिस्ग्रेस करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब आर्मी चीफ बनाने का वक्त आया, तो ना इमरान खान साहब चाहते थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत रजिस्ट किया, इवन इनके लिए वो एहतजाज तक करते रहे, लॉन्ग मार्च तक करते रहे, बड़ी कोशिश की उन्होंने, और आखिर में उन्होंने पूरी लॉबिंग भी की, और लॉबिंग में उन्होंने 2-3 लोगों के नाम दिए कि जनरल आसिम मुनीर साहब को शामिल ना करें, आप इनमें से किसी जनरल को आर्मी चीफ बना दें। और इसके साथ साथ सबकी कोशिश थी कि जनरल आसिम मुनीर के 2 दिन रह गए और अपॉइंटमेंट तक, और इससे पहले पहले ये रिटायर हो जाए। तो पूरे सिस्टम ने कोशिश की, जनरल बाजवा साहब की तरफ से भी कोशिश थी, जनरल बाजवा साहब भी किसी और को बनाना चाहते थे, और उससे पहले उनकी एक्सटेंशन का मामला भी चल रहा था जनरल बाजवा साहब की कि 8 महीने की उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए। और इस एक्सटेंशन के लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे आरिफ अलवी साहब, वो भी तैयार थे, इमरान खान साहब भी तैयार थे, इवन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी राजी थे, शायद खाकान अब्बासी साहब भी चाहते थे, बहुत सारे लोग चाहते थे कि जनरल बाजवा साहब को 8 महीने एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब थे जो एक्सटेंशन के लिए राजी नहीं हुए थे। फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बना दिया गया, और उस वक्त बनाया गया और इस तरह बनाया गया कि कोई तवक्को ही नहीं थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनको डिस्ग्रेस करके DGISI के ओहदे से निकाला गया था, वो किसी तरह इस तरह आर्मी चीफ बन जाएंगे। तो आर्मी चीफ बन गए। फिर पूरी कोशिश की गई कि इनके खिलाफ साजिश की जाए और इनको डिस्ग्रेस किया जाए, ये मुकम्मल तौर पे इख्तियारात कंट्रोल ना कर सकें, फौज को कंट्रोल ना कर सकें, और इन्हीं के होते हुए 9 मई का वाकया तक हो गया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी इस टाइप का वाकया नहीं हुआ। तो अंदर से इनके खिलाफ साजिशें की गई, बाहर से इनके खिलाफ साजिशें की गई, सियासतदानों ने साजिशें की, और इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेज इंटरनेशनल जो उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि ये डिस्ग्रेस हो, या ये अपना टेन्योर मुकम्मल ना कर सकें, या इनके इख्तियारात जो हैं वो इनके हाथ से निकल जाएं, या फिर ये नाकाम हो जाएं हर मामले में।
लेकिन आप अल्लाह ताला का करम देखिए, कुदरत का देखिए, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाक़या है कि जब अल्लाह ताला किसी को कुछ देना चाहे, तो पूरी दुनिया मिल के भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो आप ये देखें कि कुदरत का ये कानून, कुदरत का ये फैसला किस तरह सच साबित हुआ, और ऐसा सच साबित हुआ कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो उसके बाद आप देख लें जनरल आसिम मुनीर का की जो ग्रोथ है, जनरल आसिम मुनीर की जो इमेज है, जो इमेज बिल्डिंग है, और जिस तरह उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने साथ मिला लिया, ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि अगर आप नेक नीयत हो, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, और आप अपने कौम के साथ, अपने कुदरत के साथ, अपने अल्लाह ताला के साथ, अपने मज़हब के साथ जुड़े हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में हो, तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आपका नाम जो है उसे बदनाम नहीं कर सकती और उसे बुरा नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने की बात है। लिहाजा आज उसी जनरल आसिम मुनीर को आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी मरतबा फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हो गया, और ये खबर हमने आपको 15 मई के अपने वीलॉग में दी थी। स्क्रीनशॉट हम आपके सामने रख रहे हैं, और कहा जा सकता है क्लेम जैसे सारे लोग ही करते हैं तो हम भी आज कर लेते हैं कि ये खबर सबसे पहले हमने आपको दी थी। हमने अपने वीलॉग में जिक्र किया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें फील्ड मार्शल बनाया जाए, और इसके ऊपर काम हो रहा है। ये भी हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर काम भी हो रहा है, और आज कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, और जनरल आसिम मुनीर साहब अब पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फील्ड मार्शल होता क्या है, जनरल आसिम मुनीर साहब को इसका क्या फ़ायदा होगा, और ये दूसरे क्यों हैं, और क्या ये वाकई इस ओहदे को डिजर्व करते हैं या नहीं करते। ये वीलॉग में हम आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे, और इससे आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहेंगी। हम आज के वीलॉग में आपको ये बताएंगे कि जनरल आसिम मुनीर जब फील्ड मार्शल बनेंगे तो इसका उन्हें क्या क्या फायदा होगा, और फील्ड मार्शल क्या होता है। इसके साथ साथ इंडिया ने अमेरिका को भी अपना दुश्मन बना लिया, और ये दुश्मनी अब बढ़ती चली जाएगी, कैसे ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इंडिया भी पाकिस्तान की एक जो अच्छाई है उसको मानने पर मजबूर हो गया है क्या, ये भी आपको इसी वीलॉग में पता लगेगा। और ISI की जासूस जो है वो बीजेपी की जासूस निकली है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। इमरान खान साहब ने आज भी इंकार कर दिया, किस बात पर इंकार हुआ आगे चल के आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ BLA जो है वाकई इंडियन स्पॉन्सर्ड है, ये भी साबित हो गया, कैसे साबित हुआ ये भी आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और इंडिया का जो सफारती मिशन था वो टूट गया, कैसे टूटा ये भी आपको इसी वीलॉग में हम मुकम्मल तौर पे आप बताएंगे। सीज फायर खतरे में पड़ गया और पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, कैसे नहीं होंगे ये आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। फील्ड मार्शल याद रखिएगा फौज का एक ऐसा ओहदा होता है जिसे 5 स्टार कहते हैं, यानी 5 स्टार्स लगते हैं, और फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता। जब किसी को फील्ड मार्शल बना दिया जाता है तो वो पूरी जिंदगी मरने तक यूनिफॉर्म में रहता है, और उसके साथ रिटायर का लफ्ज़ नहीं लिखा जाता। इससे पहले सदर अयूब खान जो थे वो फील्ड मार्शल थे, और अब ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जनरल आसिम मुनीर जिन्हें फील्ड मार्शल का खिताब दिया जा रहा है। इंडिया के अंदर मानिक शाह थे, वो फील्ड मार्शल बनाए गए थे 1971 की जंग के बाद। वो पारसी थे और बड़ी दिलचस्प शख्सियत थे। मैं आने वाले किसी वीलॉग में मानिक शाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वो बहुत ही दिलचस्प आदमी थे, और उनके 2 बैचमेट बड़े मशहूर थे। एक याया खान उनके बैचमेट थे, उन्होंने उनके साथ काम किया था, और दूसरे टिक्का खान, जनरल टिक्का खान, और ये भी उनके बैचमेट थे। और इसी वजह से उन्होंने जंग जीती थी, क्योंकि अपने दोस्तों को अच्छी तरह जानते थे। मानिक शाह को पता था कि याया खान जो है किस तरह फैसला करता है, और उसके साथ टिक्का खान जो है वो किस तरह फैसले करता है। तो इसी वजह से वो फैसलों को क्यों अंडरस्टैंड करता था, तो इसलिए मानिक शाह ने 1971 की जंग विन कर ली थी और पाकिस्तान को तोड़ दिया था, क्योंकि इस साइड पे उसके पुराने दोस्त थे और अपने दोस्तों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता था। जबकि जनरल जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनको इंडिया नहीं समझता। इसी वजह से इंडिया मार खा गया है कि किस तरह इनके नर्व स्ट्रांग है और ये किस तरह बिहेव करते हैं। तो इन्होंने वाकई इंडिया की मत मार के रखती थी। तो जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो जनरल होंगे जो कभी रिटायर नहीं होंगे, और ता हयात ये जनरल रहेंगे। इनके साथ रिटायर का लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आर्मी एक्ट के अंदर भी तब्दीली होगी, क्योंकि ये जो फील्ड मार्शल हैं ये मुकम्मल इख्तियारात के साथ फील्ड मार्शल रहेंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि इनके नीचे एक आर्मी चीफ भी तैनात कर दिया जाए, क्योंकि अगर आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया तो फिर इनको इररेलेवेंट बना दिया जाएगा, और ये इररेलेवेंट नहीं होना चाहेंगे, और ना ही पाकिस्तान इररेलेवेंट होना इनका इस वक्त अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया हमारे कंधों पर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे सर पर खड़ा हुआ है। तो जब एक सर पर खड़ा हुआ दुश्मन हो, तो आप अगर एक ऐसे शख्स को जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की हो और वो इस तरह मुकाबला कर रहा हो अपने दुश्मन का, तो उसको कैसे इररेलेवेंट किया जा सकता है, कैसे साइड पे किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब आर्मी एक्ट के अंदर भी तब्दीलियां आएंगी। जनाब हम आगे बढ़ते हैं। आज एक खबर आई, और ये खबर विक्रम मिस्री साहब से रिलेटेड है। ये सेक्रेटरी खारजा हैं इंडिया के, और बड़े मशहूर हुए हैं इस जंग के दरमियान। कल एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, और ये पार्लिमानी कमेटी है खारजा अमूर की। इसके 31 अरकान हैं, और ये कांग्रेस के पास है ये कमेटी। इसकी सरबराही शशि थरूर जो हैं वो इसके इंचार्ज हैं, वो इसके चेयरमैन हैं, और ये जो इंडियन पार्लियामेंट है उसकी कमेटी है। तो उसके सामने विक्रम मिस्री
मिस्री साहब पेश हुए और विक्रम मिस्री साहब से 3 घंटे 31 सरकार ने सवाल किए और उन सवालात को बाद में मुख्तलिफ मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पेश किया गया। इंडियन न्यूज़पेपर्स ने भी इसके ऊपर लिखा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर डिस्कस हुआ, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर डिस्कस हुआ और फॉरेन मीडिया ने भी इसको कवर किया। और इसके रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो जब उनसे पूछे गए तो खासी जो सूरत हाल है वो बदलती हुई नजर आई। विक्रम मिस्री से पूछा गया कि ये बताएं कि अमेरिका का क्या किरदार था सीज फायर में, तो विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि अमेरिका का इसके अंदर कोई किरदार नहीं था, किसी जगह पे उसने हमें सीज फायर पर मजबूर नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से पेशकश हुई थी और हमने इस पेशकश को कबूल कर लिया था, लिहाजा अमेरिका की सालसी का कोई तुक नहीं बनता। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी मामला होगा पाकिस्तान इंडिया निपटाएगा और इसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फिर शशि थरूर साहब ने उससे सवाल किया कि ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप तो 7 मरतबा क्लेम कर चुके हैं कि हमने ये सीज फायर करवाया था, अमेरिका ने सीज फायर करवाया था, तो आपने इस पे रेजिस्ट क्यों नहीं किया, आपने इसकी वजाहत क्यों नहीं की। तो विक्रम मिस्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रहे। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि इंडिया के कितने तैयारे गिरे हैं, तो तैयारों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये टॉप सीक्रेट है और इससे दुश्मन को फायदा हो सकता है, लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। अब उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि ये जो सीज फायर है ये लंबा है नहीं, उन्होंने कहा जी इसका फैसला पाकिस्तान और हम मिल के करेंगे और इसके अंदर अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ये चीज साबित करती है। अच्छा, साथ साथ उसने एक और चीज तस्लीम की जो हमने आगे चल के आपको बताया भी था कि दुश्मन भी मान गया, वो ये है कि उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने इस जंग में एटमी असला इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर आ रही थी, इंडियन मीडिया दे रहा था कि पाकिस्तान ने कोई एटमी हथियार इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से इंडिया के अंदर रेडिएशन फैली हुई हैं। तो इस पर उन्होंने इंकार कर दिया। विक्रम मिस्री ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने किसी जगह कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं किया या कोई न्यूक्लियर डिवाइस उसने इंडिया की सरजमीन की तरफ नहीं भेजी। तो ये भी तस्लीम कर लिया गया कि दुश्मन ने भी पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको तस्लीम कर लिया। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी जो उनकी गुफ्तगू है इसे क्या अखज़ किया जा सकता है। इससे एक चीज़ अखज़ की जा सकती है कि इंडिया जो सालसी है उससे पीछे हट रहा है। वो जो मुज़ाकरात जिसके लिए अमेरिका ने राज़ी किया था दोनों फ्रीकैन को कि मुज़ाकरात होंगे, न्यूट्रल किसी मुकाम पे होंगे और अमेरिका और ब्रिटिश इंग्लैंड दोनों इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, तो इंडिया उसे बैक ट्रैक कर रहा है। अब वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है और साथ साथ उसने ना पानी पे बात करनी है, अब ना उसने कश्मीर पे बात करनी है, क्योंकि अमेरिकन को अब वो तस्लीम नहीं कर रहा। तो जब अमेरिका को तस्लीम नहीं कर रहा तो फिर अमेरिका की सालसी को कैसे तस्लीम करेगा। तो ये पहली आवाज़ है इंडिया की तरफ से, ऑफिशियल आवाज़ है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने अब मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, अब ये उसे बैक ट्रैक कर रहा है। और ये देखिएगा 23 या 24 को नरेंद्र मोदी ऐलान करेगा और ऐलान के बाद वो कहेगा कि जनाब किसी ने कोई सालसी नहीं की, कोई सीज फायर नहीं है, पानी पे हम कोई बात नहीं कर रहे, कश्मीर पे हम कोई बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड स्टार्ट नहीं कर रहे। तो 23 और 24 मई की तारीख आप याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से कोई बयान आएगा और अमेरिका को साइड पे कर दिया जाएगा। और इस चीज को या इस बात का अंदाजा अमेरिका भी लगा रहा है। लिहाजा ट्रंप जो बार बार कह रहा है कि मैंने इंडिया को राजी किया, पाकिस्तान को राजी किया, और पाकिस्तान की वो तारीफ इसलिए कर रहा है कि उसे महसूस हो रहा है कि इंडिया जो है वो बैक ट्रैक कर रहा है। तो यहीं से साथ ही ज़ाहिर उन्होंने चाबी भी उसकी टाइट करनी शुरू कर दी है, जैसे कि एप्पल कंपनी को कहा है कि वहां से बंद करें अपनी मशीनें अपनी उठाएं और वापस ले गए अमेरिका के अंदर, क्योंकि एक साल में इंडिया ने $22 बिलियन के आईफोन बना के बेचे हैं अमेरिका को। तो इससे जाहिर है वहां पे ठीक ठाक अमेरिकन की तरफ से भी नाराजगी हो रही है। तो मुझे लगता है कि विक्रम मिस्री साहब ने अमेरिका की मंजी ठोक दी है और अमेरिकन अब इनके साथ नाराज हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो मेरा ख्याल है सीधा हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी फितरत को जानते नहीं, उसका इनको अंदाजा नहीं है कि जब वो रेजिस्ट करता है तो क्या करता है। तो आने वाले टाइम में, बल्कि चंद घंटों में आप देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से एक ट्वीट आ जाएगी, वो खड़का देंगे इंडिया को। और ये एक नई जंग मेरा ख्याल इंडिया ने स्टार्ट कर ली है अमेरिका के साथ, जो इस वक्त सूट नहीं करती। तो पाकिस्तान के साथ साथ, चाइना के साथ साथ, टर्की के साथ साथ, अजरबैजान के साथ साथ इन्होंने एक बड़े बम को भी ठुड्डा मार दिया है और उस बम को कहते हैं अमेरिका। तो अमेरिका मुझे लगता है कि अब सीधा हो जाएगा और इंडिया को इसका नुकसान होगा, लेकिन इंडिया ज़ाहिर है अमेरिका को बहरहाल निकालने में कामयाब हो जाएगा सारे मामले में, क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। आपने चंद दिन पहले एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान की एक जासूस थी खातून ज्योति मल्होत्रा, और इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और कहा गया था कि आईएसआई के साथ इसका ताल्लुक है और वो सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन इंडिया की जो है वो पाकिस्तान को भेज रही थी। और जब इसने पाकिस्तान का दौरा किया था, यूट्यूबर है और ट्रैवलर है, और इसने जब पाकिस्तान का दौरा किया तो यहाँ पे आईएसआई के एक नौजवान के साथ उसका ताल्लुक बन गया और उसी को ये इंफॉर्मेशन दे रही थी। दानिश नाम का मेरा ख्याल कोई नौजवान था। तो अब ज्योति मल्होत्रा के बारे में पता चला कि इसका ताल्लुक हरियाणा के साथ है और ये बीजेपी की खुद रुकन है, खुद मेंबर है उसके। तो ये आईएसआई की जासूस नहीं थी, ये बीजेपी की जासूस थी। और जब ये पाकिस्तान आ रही थी, तो जब ये बाई रोड पाकिस्तान आई, ये ज़हन में रखिएगा, तो जब ये अटारी चेक पोस्ट पे पहुंची थी, तो वहां पे इससे जब पूछा गया था, तारुफ पूछा गया था, तो इसने बताया था कि मैं बीजेपी की मेंबर हूं। और वहां पे इसकी रिकॉर्डिंग भी बाकायदा हुई थी बीजेपी के मेंबर की हैसियत से, और उस वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पाकिस्तान जाने की इजाजत भी दी थी, वीजा इसके पास था। तो इसी बिहाफ पे इसको प्रोटोकॉल भी
मिलता रहा है। तो एक नई कहानी आ गई, एक नया टर्न आ गया कहानी के अंदर कि वो खातून जिसको ये कहा जा रहा था, क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जासूस है, वो बीजेपी की जासूस निकली है। तो ये कहानी टर्न होगी। इसके साथ साथ एक साहब है इंडिया के अंदर जिसका नाम बोम्बिहार है, बोम्बिहार सागर है। ये बलूचिस्तान आर्मी के नाम से एक पेज चला रहे थे, एक्स के ऊपर पेज चला रहे थे, और बिहार के साथ इनका ताल्लुक है। और एक्स ने इसका अकाउंट बंद कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फसादात फैलाने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान की शिकायत पे एक्स ने इसका अकाउंट बंद किया। तो अब इसने वहां एप्लीकेशन दे दी कि जनाब मैं बिल्कुल रियल हूं, मेरा अकाउंट जाली नहीं है, मैं इस कंटेंट को बाकायदा तस्लीम करता हूं और मेरी ये शनाख्त है, और मेरा जो अकाउंट है उसको बहाल किया जाए। तो इसके साथ ये चीज़ साबित हो गई जो पाकिस्तान बार बार ये कहता था बीएलए के पास, बीएलए के पीछे इंडिया है और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है। तो सिर्फ एक दरख्वास्त से ये चीज़ साबित हो गई कि वाकई जो भी प्रोपेगेंडा बलूचिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है उसके डांडे जो हैं वो इंडिया के साथ मिलते हैं। तो अब ये भी साबित होना शुरू हो गया। आने वाले दिनों में देखिएगा कि बीएलए की ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी कि आप हैरान ही रह जाएंगे कि फंडिंग कहाँ से हुई, दुबई पैसा कैसे जाता था, दुबई से ये अफगानिस्तान कैसे भेजा जाता था, और अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स कैसे बने हुए थे, और वहाँ कौन कौन इसको सपोर्ट करता था, और फिर इब्राहिम सदर का क्या ताल्लुक था इनके साथ। तो आने वाले दिनों में बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी और उसे बीएलए की हर चीज़ क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 7 वफ्द बनाए थे, सफारती वफ्द, जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इस जंग से रिलेटेड दुनिया में इंडिया का इमेज बेहतर बनाना था और लोगों को कायल करना था कि इंडिया के साथ बड़ी ज्यादती और इंडिया ने बड़ा फंटा लगाया पाकिस्तान को। लेकिन अब वहां पे लड़ाई शुरू हो गई है क्योंकि कांग्रेस के जो 3-4 अरकान हैं उन सब ने एतराज करना शुरू कर दिया। तो अब ये वफूद खतरे में पड़ गए हैं, जिसके अंदर शशि थरूर है, और उन्होंने कहा कि मेरी रजामंदी के बगैर ही मेरा नाम दे दिया गया था, जबकि मुझसे पूछा ही किसी ने नहीं है। फिर संजय रावत है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपना इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी हार को फतह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इसके हाथों इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं। फिर जयराम रमेश हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि ये हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, कांग्रेस जो है वो बीजेपी के हाथों इस्तेमाल नहीं होगी। तो 7 वफूद हैं, अब ये वफूद खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सफारती मिशन जो है वो खतरे का शिकार नहीं है, इंडिया के अंदर भी खतरे का शिकार हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे मजीद रिफ्ट बढ़ेगी और कांग्रेस के अरकान गवर्नमेंट के साथ बाहर जाना और बाहर जाके नरेंद्र मोदी का नैरेटिव बयान करना, मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए तैयार होंगे। तो एक क्राइसिस इंडिया के अंदर और भी पैदा हो गया। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट था, और ये टेस्ट था 9 मई से रिलेटेड, क्योंकि 2 साल से ये मसला लटका हुआ था, और जब भी पुलिस पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहती थी इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब इनकार कर देते थे, जिसके बाद फिर हाई कोर्ट चली गई गवर्नमेंट, और हाई कोर्ट के हुक्म पे आज पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था इमरान खान साहब का। लेकिन एन वक्त पे इमरान खान साहब ने टेस्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी 2 साल पुराना इशू है, अब इतने पुराने इशू के ऊपर मेरा टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, तो मैं नहीं टेस्ट दूंगा। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पे मौजूद थे। इमरान खान साहब ने वकला का इंतजार किया जब वकला वहाँ पे थे, और 14 रुकनी टीम पंजाब पुलिस की जब जेल के अंदर पहुंची तो इमरान खान साहब ने टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं तो 4000 टेस्ट भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है जी, आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने टेस्ट देने से इनकार कर दिया। मेरा ख्याल है वो डट गए हैं, और उनका ख्याल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में पता चल जाए कि मैं तो गलत करता हूँ और 9 मई मेरे गले पड़ जाए। अब ये सारी सूरत देखी जाए तो मुझे लगता है कि जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है तो सीज फायर खतरे में पड़ जाएगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के जो मुज़ाकरात हैं वो भी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है अब वो सीज फायर से भी पीछे हट रही है, सालसी से भी पीछे हट रही है, और अमेरिका को भी निकाल रही है। जब आप अमेरिका को निकाल रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात कौन करवाएगा और सीज फायर को परमानेंट कौन करेगा, ये एक सवाल है जिसका ज़ाहिर जवाब अमेरिका ने देना है। और आने वाले दिनों में अगर ट्रंप साहब दरमियान में बाई फोर्स आते हैं तो फिर तो कुछ हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे महसूस होता है कि कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।